तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कंजर्वेशन, सो बेटा व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन्स बाय कंजर्वेशन? इट इज द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बट उससे पहले हम क्या देखेंगे कि कंजर्वेशन करने की नौबत कैसे आई। What are the causes that leads to the conservation of the species? क्योंकि कहने को हर ऑर्गेनिजम्स एक टाइम पे बहुत ज्यादा थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से बेटा इनको प्रोटेक्ट करने की नौबत आ गई। Then in that case we are going to study what is deforestation and what are the causes of deforestation. फिर हम देखेंगे बेटा ये जो डिफोरेस्टेशन है इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकती है, क्या इसके रिजल्ट्स हो सकते हैं, और लास्ट में हम देखेंगे बेटा कि किस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे डिफोरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस के साथ। एक्सक्यूज मी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कंजर्वेशन? सो व्हाट इज कंजर्वेशन? इट इज नथिंग बट प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म और प्रोटेक्शन ऑफ एनीथिंग फॉर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, दैट इज प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन फॉर फ्यूचर जनरेशन, है ना। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? इसी को हम कहते हैं कि कंजर्वेशन। लाइक देयर वाज अ कॉन्सेप्ट इन द अर्ली 90s, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बेटा एक कॉन्सेप्ट की डेवलपमेंट हुई थी, बहुत पॉपुलर हुआ था, आज भी बहुत पॉपुलर है, जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है बेटा ये कंजर्वेशन के साथ बहुत ज्यादा मेल है इसका। इसका मतलब क्या है कि बेटा हमको डेवलपमेंट तो करनी है। देखो डेवलपमेंट नहीं होगा तो कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ पाएगी। सो डेवलपमेंट इज वेरी वेरी नेसेसरी, इसके लिए कोई डिनाई नहीं करते हैं, लेकिन हमें इस तरीके से डेवलप करनी है ताकि सब कुछ हम ही नहीं कंज्यूम करे, हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको भी कुछ मिले। That is sustainable development. Development with the protection or with the preservation for the future. और उसी को हम कहते हैं conservation. लेकिन बेटा इस conservation का नौबत क्यों आया? Because humans ने अपने selfish reasons के वजह से बेटा environment को बहुत नुकसान किया। हमारे एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से ह्यूमन की पॉपुलेशन एक टाइम पे बढ़ने लगी, बहुत ज्यादा डबल होने लगी पॉपुलेशन जब बढ़ गई बेटा भूख गरीबी बढ़ गया और लोग क्या करने लगे, ग्रोइंग फूड डिमांड को कंप्लीट करने के लिए बड़े बड़े ट्रीज को कट करने लगे, एरिया जो फॉरेस्ट के अंदर थे उनको क्लियर करने लगे ताकि वो वहां खेती कर सके, ताकि वो वहां रहने के लिए घर बना सके। और इसी के चलते एक बहुत ही नेगेटिव कंसेप्ट की डेवलपमेंट हुई, दैट इज डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन को कॉमन लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करें तो क्या है? इन कॉमन लैंग्वेज इट इज नथिंग बट कटिंग डाउन ट्रीज, और वी कैन से कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर ह्यूमन नीड्स, फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए काटा गया, खेती बाड़ी के लिए काटा गया, फॉर डेवलपिंग हाउसेस, घर बनाने के लिए बेटा, शेल्टर बनाने के लिए काटा गया, इंडस्ट्रीज के सेटअप के लिए काटा गया, फॉर डेवलपिंग इंडस्ट्रीज। तो एक टाइम पे क्या हुआ बेटा, पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी स्पाइक कर गई कि जो फॉरेस्ट एरियाज थे उनको काटना पड़ा। डिफॉरेस्ट, डी का मतलब कैंसिल करना, फॉरेस्ट को कैंसिल कर दिया, फॉरेस्ट को हमारे सिनेरियो से ही हटा दिया, है ना। सारे के सारे तो नहीं हटे, लेकिन हाँ मेजर फॉरेस्ट एरियाज जो है उनकी कट डाउन की गई। सो दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। ह्यूमंस ने सोचा नहीं, लेकिन आगे जाकर बहुत सारे इसके इल इफेक्ट्स भी हुए। अब बेटा बात करें कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं डिफॉरेस्टेशन की? सबसे पहला कॉज होगा setting up industries, right? To setting up new industries. ये एक कॉज हो गया डिफॉरेस्टेशन का। सेकंड कॉज क्या होगा बेटा? सेकंड कॉज विल बी
एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। इंडिया में अगर आप देखोगे बेटा, इंडिया इज अ एग्रीकल्चरल कंट्री जिसमें 80% लोग एग्रीकल्चर के ऊपर, खेती बाड़ी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये खेती बाड़ी करने के लिए उनको लैंड की जरूरत है। सो एग्रीकल्चरल जो एक्सपेंशन था, दिस वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉरेस्टेशन। ठीक है बेटा। थर्ड पॉइंट अगर देखें हम, क्या कॉज हो सकता है, कहीं ना कहीं आप अगर देखोगे तो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हो गया, शेल्टर, घर बनाने के लिए हमने यूज कर दिए, हमने बड़े बड़े जंगलों वाले एरिया काट दिए। क्यों? क्योंकि हमें वहां बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने थे और हमें वहां रहना था। शेल्टर के लिए हमने एक्सप्लॉइट किया। और कहीं ना कहीं इन सब की वजह क्या थी बेटा? इन सब की वजह थी ग्रोइंग पॉपुलेशन और inappropriate knowledge of the consequences। और क्या हो सकता है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट इज inappropriate knowledge of consequences। हमने सोचा ही नहीं कभी कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन के कॉजेस क्या था बेटा? एक तो इंडस्ट्रीज के एक्सपैंड होना। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था यूरोप में, आपको पता है। ब्रिटिश जब यहां आए थे तो उन्होंने इंडिया में भी बहुत सारे ट्रीज कट डाउन किया था, राइट। चिपको मूवमेंट, आप सबको पता होगा चिपको मूवमेंट के बारे में। तो ये क्या था बेटा? हमारे गढ़वाल रीजन का एक कहानी थी जिसमें लोग ट्रीज नहीं कटवाना चाहते। तो लोग क्या करते थे, जो भी हमारे ब्रिटिशर्स थे वो ट्रीज को ना कट कर पाए, इसीलिए वो जाकर ट्रीज के साथ चिपक जाते थे। दैट इज अ चिपको मूवमेंट। तो इस तरीके के बहुत सारे मूवमेंट्स भी हुए थे लोकल पीपल और हमारे गवर्नमेंट के बीच में। तो क्यों? ताकि वो फॉरेस्ट को डिग्रेड ना करे। बट स्टिल एक टाइम ऐसा आया था, ह्यूज ट्रीज वेर कट डाउन फॉर सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्रीज, फॉर एग्रीकल्चर, फॉर शेल्टर, ग्रोइंग पॉपुलेशन डिमांड के नीड्स को कम करने के लिए। प्लस कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। हमने क्या सोचा, अरे पेड़ ही तो है, काट देंगे क्या होगा। लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस हुए। बहुत साल बाद उसके रिजल्ट्स हमें दिखाई दिया। किस फॉर्म में दिखाई दिया बेटा? हमें दिखाई दिया इन द फॉर्म ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के फॉर्म में हमको दिखाई दिया, जिसमें क्या हुआ? जिसमें बेटा हमारे जो ग्लेशियर्स थे वो मेल्ट होने लगे। ग्लेशियर्स के मेल्ट होते ही क्या हुआ बेटा? वाटर टेबल जो है वो इंक्रीज होने लगे। सो ग्लोबल वार्मिंग के फॉर्म में हमें उसके रिजल्ट्स दिखाई दिए, हमें उनके कॉन्सिक्वेंसेस दिखाई दिया। नेक्स्ट हमें क्या दिखाई दिया बेटा? हमें ड्राउट्स दिखाई दिए, नेचुरल कैलेमिटीज हमें दिखाई दिया, लाइक ड्राउट्स, लाइक फ्लड्स। दैट मीन्स एक जो बारिश की साइकिल थी वो खराब हो गई। पहले क्या था बेटा? टाइम टू टाइम बारिश होती थी, टाइम टू टाइम हमारे थोड़ी सी सूखी कंडीशन होती थी। लेकिन कुछ हमारे ऐसे नेचुरल कैलेमिटीज भी बने डिफॉरेस्टेशन के वजह से, जिसकी वजह क्या हुआ बेटा? सूखी पड़ गई। बारिश का जो पैटर्न था खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि जितने पेड़ होंगे, जितने ट्रीज होंगे, जितनी वेजिटेशन होगी, उतनी ही उस जगह की हवा प्योर होगी, उतनी ही वहां रेनफॉल होगी। लेकिन जब ट्रीज ही नहीं होंगे तो बेटा रेनफॉल क्या करेगी? रेनफॉल का पैटर्न भी गड़बड़ हो जाएगा। सो नेचुरल कैलेमिटीज जो है वो बढ़ गए। फार्मर्स सुसाइड करने लगे, मर गए। क्यों? क्योंकि उनके फसल जो है सूख गए, तो उनको बहुत इकोनॉमिक लॉस भी हुआ। तो these are the consequences of desertification. नेक्स्ट क्या हुआ? नेक्स्ट इज दी डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन का मतलब है कि नॉर्मल लैंड का बेटा बंजर जमीन में ट्रांसफॉर्म हो जाना। नॉर्मल लैंड में अच्छी खासी आप कोई भी फसल उगाओ, उग जाता है। लेकिन बेटा जब डिफॉरेस्टेशन हुआ, इट अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन दी कॉन्सेप्ट्स लाइक डेजर्टिफिकेशन, जिसमें क्या हुआ? बहुत से एरियाज हमारे बंजर जमीनों में कन्वर्ट हो गया। उनकी फर्टिलिटी जो नेचुरल एक प्रोसेस था बेटा वो खत्म हो गया। और उसके अलावा अगर आप मेन इफेक्ट देखोगे,
दैट इज सॉइल एरोशन। सॉइल एरोशन की क्वांटिटी बढ़ने लगे। नाउ व्हाट इज सॉइल एरोशन? देखो बेटा, जो रूट्स होते हैं ना प्लांट्स की, वो सॉइल को ऐसे पकड़ के रखते हैं, जो जड़ें होते हैं वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं। लेकिन जब वो रूट्स ही नहीं रहेंगे, हम ट्रीज को निकाल देंगे, तो उस सॉइल को बेटा कौन पकड़ के रखेगा? कोई नहीं पकड़ेगा। तब वो सॉइल जो है वो पानी के साथ बह जाएगा, हवा के साथ उड़ जाएगा। दैट इज एरोशन। एरोशन का मतलब है कि सॉइल जो है, ऊपर का जो सॉइल है वो मूव हो गया है, पानी के साथ बह के कहीं निकल गया है, या हवा के साथ कहीं चला गया है। दैट इज एरोशन। तो ट्रीज क्या करते हैं बेटा? सॉइल को होल्ड करके रखती है। जब डिफॉरेस्टेशन हुआ, सॉइल को होल्ड करने वाली वो कैपेसिटी खत्म हो गई, रूट्स खत्म हो गए, सॉइल ढीला हो गया, कहीं पे वो उड़ के चला गया, जिसके वजह से क्या हुआ? अब वो सॉइल किसी काम का नहीं रहा। सो these are the some of the important consequences or some of the important results of deforestation. अब बेटा, जब हमने इतनी सारी चीजें की, जब हमें ऐसे रिजल्ट्स मिलने लगे, तब इंसानों के दिमाग में लगा कि नहीं, we have to do something with that. हमें कुछ करना पड़ेगा। हम ऐसे recklessly trees cut down नहीं कर सकते। We have to conserve it. हमें कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी कि हम यूज भी करें कुछ हद तक चीजें, लेकिन कुछ हद तक चीजें हम कंजर्व भी करें। क्यों? क्योंकि बेटा ट्रीज है, एनवायरमेंट है, तो हम हैं। ट्रीज नहीं है, एनवायरमेंट नहीं है, तो हम नहीं है। एंड उसके बाद एक कॉन्सेप्ट की डेवलपमेंट हुई, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज कंजर्वेशन। सो व्हाई वी नीड टू कंजर्व? वी नीड टू कंजर्व ओनली फॉर आवरसेल्फ, ओनली फॉर द फ्यूचर जनरेशन। किस लिए हमें कंजर्व करना है बेटा? फ्यूचर जनरेशन के लिए कंजर्व करना है, फॉर फ्यूचर जनरेशन। सबसे पहला पॉइंट तो ये है। ऐसा नहीं कि सब हम ही यूज करके हमारे साथ ही पूरी पृथ्वी खत्म हो जाए। नेक्स्ट हमें क्यों कंजर्व करना है बेटा? टू मेंटेन द बैलेंस इन दी एनवायरमेंट, टू मेंटेन द बैलेंस। क्योंकि देखो, अगर ट्रीज नहीं होगा तो इस दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं रह पाएंगे। तो उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी था चीजों के कंजर्वेशन करना। और बेटा सिर्फ सॉइल ही नहीं, दुनिया में इस पूरी एनवायरनमेंट में हर चीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। मान लीजिए, लेट अस अज्यूम कि आज सारे के सारे बर्ड्स मर गए, तो बेटा जब सारे के सारे बर्ड्स मर जाएंगे ना, तो इंसेक्ट की पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी कि हमारा जीना हराम हो जाएगा। ठीक है? तो हर चीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। मान लीजिए कि मैं आपको एक कॉमन सिंपल सा एग्जांपल देती हूं। ये एक इंसेक्ट है, ठीक है? इंसेक्ट को बेटा कौन खाते हैं? बर्ड्स, ठीक है? और वी कैन से बर्ड, जैसे कि हम हैन मान ले, डक मान ले, ह्यूमंस खाते हैं तो ह्यूमंस खाते हैं। बहुत ज्यादा लंबा एग्जांपल नहीं दूंगी मैं, बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगी। अब मानो कि यहां से इंसेक्ट सारे के सारे मर गए, हमने ऐसे इंसेक्टिसाइड्स लगाए कि सारे के सारे इंसेक्ट्स मर गए, या हमने सारे प्लांट्स काट दिए, बेचारे इंसेक्ट्स को पत्ते वत्ते खाने के लिए कुछ नहीं मिला, वो भूखे मर गए। मर गए इन द सेंस कि कंप्लीटली खत्म ही हो गए, दुनिया में अब इंसेक्ट है ही नहीं। तो क्या होगा बेटा? अल्टीमेटली बर्ड्स जो है ये भूखा रहने लगेंगे और ये भी एक टाइम में मर जाएंगे, है ना? अब बर्ड्स को हम खाते थे, अब बर्ड्स मर गए तो कहीं ना कहीं हम भी भूखे रहने लगेंगे, हम भी मर जाएंगे। ये मैं बस एक सिंपल आपको एग्जांपल दे दी। तो इस पूरे एनवायरमेंट में बेटा हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक चीज कंप्लीटली गायब हो जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ेगा जरूर। तो इसीलिए इसी के चलते कंजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट की डेवलपमेंट हुई। ये मेंटेलिटी डेवलप हुआ कि हमें चीजों को कंजर्व करना है, हमें चीजों को फ्यूचर जनरेशन के लिए रखना है। और कंजर्वेशन हम कैसे करेंगे? कंजर्वेशन बेटा हम अलग अलग लेवल पे कर सकते हैं। हम कंजर्वेशन लोकल लेवल पे कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने घरों के आसपास अगर कोई जंगल वंगल है तो वहां के लोकल पीपल के साथ काम कर सकते हैं, हम एनजीओ वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो वी कैन कंजर्व एट लोकल लेवल ऑल्सो। जरूरी नहीं है आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना पड़ेगा इसको कंजर्व करने के लिए। यू कैन कंजर्व एट लोकल लेवल विथ लोकल पीपल, ठीक है? with the local people by joining some NGO and institutions। हम लोकल लेवल पे काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं दिल्ली में मैं कोशिश कर सकती हूँ कि कुछ बर्ड्स को मैं शेल्टर दे दूं, उनको खाना दे दूं,
या इस टाइप की कुछ चीजें मैं कर सकती हूँ, राइट, दैट इज अ टाइप ऑफ कंजर्वेशन। नेशनल लेवल पे हम कर सकते हैं बेटा, जैसे कि आप किसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आपने ज्वाइन कर लिया, पूरी नेशन के अलग अलग स्पीसीज के ऊपर आपने काम किया, आपने उनकी कंजर्वेशन के लिए काम किया गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह, सो वी कैन ऑब्वियसली पार्टिसिपेट इन अ नेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल पे भी हम काम कर सकते हैं, जैसे कि बेटा कुछ चीजें ऐसी होती है एक कंट्री अकेले नहीं कर पाएगा। हिमालय, एग्जाम्पल देती हूं मैं आपको हिमालय का। हिमालय अगर आप देखोगे बेटा, इंडिया से शुरू होके पाकिस्तान, चाइना, हर कहीं है, तो पूरी हिमालय की प्रिजर्वेशन जो है इंडिया अकेले नहीं कर पाएगा। लद्दाख, लद्दाख जो है बेटा वो क्या है, कोल्ड डेजर्ट के अंदर आता है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, कोल्ड डेजर्ट के अंदर आता है। लद्दाख का आधा एरिया बेटा चाइना है, आधा एरिया इंडिया है, तो इंडिया चाहे भी ना तो अकेले लद्दाख को नहीं प्रिजर्व कर पाएगा, उसको चाइना की जरूरत पड़ेगी कि आओ हम दोनों मिलकर, हम दोनों पार्टिसिपेट करके यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको कंजर्व करें। तो कुछ चीजें एक नेशन अकेले नहीं कर सकता है, बहुत सारे नेशन मिलकर करते हैं, तो हम इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन के थ्रू पे भी कंजर्वेशन कर सकते हैं। इनफैक्ट इंटरनेशनली बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं बेटा जो कंजर्वेशन के ऊपर काम करते हैं, जो अलग अलग नेशंस को कंट्रोल करते हैं। सो जब हम ये सोचे कि कंजर्वेशन कैसे करेंगे, वी कैन कंजर्व इट एट लोकल लेवल, वी कैन कंजर्व इट एट नेशनल लेवल, एंड वी कैन कंजर्व इट एट इंटरनेशनल लेवल एज वेल। हम किसी भी लेवल पे कंजर्वेशन कर सकते हैं। अब कंजर्वेशन की इतनी बात आ रही है तो बेटा देखो, कंजर्वेशन जो हम अपने एंड से करेंगे, मैं अगर अपने घर में करने लगी, अपने सराउंडिंग्स में करने लगी, वो प्रोटेक्टेड कंजर्वेशन नहीं होगा। कुछ हमारे गवर्नमेंट्स होते हैं, कुछ हमारे ऐसे एजेंसीज होते हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज होते हैं, जो बेटा कुछ डिक्लेरेशन करते हैं ऑफ एन एरिया कॉल्ड प्रोटेक्टेड एरिया। वो क्या करते हैं, एक जगह को प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर देते हैं, और उस एरिया की बेटा अलग अलग रैंकिंग होती है, अलग अलग रैंकिंग होती है उस एरिया की। और रैंकिंग अगर हम देखें, देयर आर 3 टाइप ऑफ रैंकिंग्स दैट इज गिवन इन आवर एनसीईआरटी। सबसे पहला जो है ये क्या है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, पहला रैंकिंग क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पे क्या है बेटा, जो भी एनिमल्स है, जो भी प्लांट्स है, उनको कंजर्व किया जाता है, वो जहां रहते हैं उनको वही रहने दिया जाता है। बस क्या है, थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन बढ़ा देते हैं कि लोग यहां आकर उनकी हंटिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन बढ़ा देते हैं। लेकिन बेटा जो लोकल पीपल होते हैं वो अलाउड होते हैं। लोकल पीपल अपने बैल, गाय, उनको वहां ले जा सकते हैं उस सेंचुरी में, या लोकल पीपल बेटा वहां से फ्रूट वगैरह खाना चाहे तो खा सकते हैं। लोकल पीपल की थोड़ी बहुत पार्टिसिपेशन आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलेगा। ये पहला कैटेगरी है ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज। याद रखिए तीनों के तीनों क्या है बेटा, ऑल 3 ऑफ देम आर प्रोटेक्टेड एरियाज। ये सारे के सारे प्रोटेक्टेड एरियाज है जो गवर्नमेंट के अंदर होता है, डिक्लेयर्ड एरियाज होते हैं, लेकिन तीनों के लेवल अलग अलग होते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थोड़ी सी अलाउंस है, लोकल पीपल आ सकते हैं, थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। नेशनल पार्क में ऐसा कुछ नहीं होता, नेशनल पार्क में लोगों की एंट्री होती नहीं है, लोकल लोगों की, लोकल लोग ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। प्लस क्या होता है, यहाँ पे ये वो एरियाज है जहां पे वाइल्ड लाइफ को एकदम खुला छोड़ दिया जाता है उनके नेचुरल हैबिटेट्स में। वाइल्ड लाइफ अपने मर्जी से, उनकी मूवमेंट को चेक नहीं किया जाता, वो अपने मर्जी से अपने हैबिटेट में मस्त रहते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे, गिर नेशनल पार्क, देयर आर मैनी नेशनल पार्क, जिसके मैंने मेंशन भी किया है, बस यहां पहले हम डेफिनेशंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो बेटा गिर नेशनल पार्क क्या है, ये एक ऐसा नेशनल पार्क है जिसमें ऑर्गेनिजम्स को उन्हीं के जगह पर, उन्हीं के नेचुरल हैबिटेट पर कंजर्व किया जाता है। थर्ड कैटेगरी आता है बायोस्फीयर रिजर्व। ये क्या होता है बेटा, ये एक पूरा लार्जर एरिया होता है। बायोस्फीयर रिजर्व इज अ लार्ज एरिया। इसमें क्या होगा, इसमें एक पूरी एरिया के ऑर्गेनिजम्स को कंजर्व किया जाएगा। सो इट इज, याद रखिए, लार्जर एरियाज है। कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ वाइल्ड लाइफ, प्लांट, एनिमल, प्लस उनकी जो ट्राइबल लोग होते हैं उनकी भी कंजर्वेशन को यहाँ इंपॉर्टेंस दिया जाता है। सो कहने का मतलब यह है, देखिए बेटा छोटे छोटे जो पॉकेट्स है, सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो ये देखिए, एक साइड ए है, ये साइड बी है, ये जो छोटे छोटे एरियाज है इनको हम कहेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
ऐसे बेटा बहुत सारे एरियाज के मिलकर एक एरिया बनेगा, दैट इज आवर नेशनल पार्क। ठीक है, और कभी कभार क्या होता है कि पूरी की पूरी एरिया, जैसे कि मान लीजिए पूरी की पूरी हमारे हिमालय को एक हॉटस्पॉट माना जाता है, एक बायोस्फीयर रिजर्व माना जाता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, उसकी डायमीटर ज्यादा है, उसमें एरिया ज्यादा है। जैसे कि मानिए ऐसे कि बहुत सारे नेशनल पार्क मिलकर क्या होगा बेटा, एक हमारे बायोस्फीयर रिजर्व बनेगा। सो इट्स जस्ट अ चेंज इन दी एरिया। एग्जाम्पल के लिए देखिए, पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व का एग्जाम्पल हमारे बुक में दिया गया है। इसमें क्या है बेटा, एक नेशनल पार्क है सतपुरा नेशनल पार्क, इसके अंदर क्या है बेटा, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, बोरी एंड पंचमरही। दैट मींस ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसमें नेशनल पार्क भी होंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी होंगे, बहुत बड़ा एक एरिया होगा। सो तीनों के तीनों क्या है बेटा, प्रोटेक्टेड एरियाज है। गवर्नमेंट ने इनको प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो एनिमल्स है वो खास है, प्लस तीनों के तीनों में एरिया का डिफरेंस है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छोटे होते हैं थोड़े से, नेशनल पार्क आर बिगर एज कंपेयर टू सेंचुरीज, एंड बायोस्फीयर रिजर्व की एरिया सबसे ज्यादा होती है। एक तो एरिया का डिफरेंस है, सेकंड क्या है, थोड़ा बहुत लोगों की मूवमेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अलाउड है, जबकि नेशनल पार्क्स में अलाउड नहीं है।